एक ऐसा गांव जो असल में है ही नहीं, वो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सिखा सकता है? सच पूछिए तो बहुत कुछ। चलिए पालमपुर नाम के इस काल्पनिक गांव की कहानी से समझते हैं कि आखिर उत्पादन होता कैसे है और कैसे हर तरक्की की एक कीमत होती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं पालमपुर। पहली नजर में देखने पर तो सब कुछ एकदम बढ़िया लगता है ना? पक्की सड़कें हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, बिजली के खंभे भी हैं। और जानते हैं, यही वजह है कि ये गांव एक परफेक्ट केस स्टडी है ये समझने के लिए कि खेती पर आधारित कोई अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और जब उसमें नए बदलाव आते हैं तो लोगों की जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। आज के हमारे सफर के ये पड़ाव रहेंगे। पहले हम पालमपुर को करीब से जानेंगे, फिर वहां की सबसे बड़ी मुश्किल को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उस मुश्किल का हल कैसे निकाला गया और आखिर में जानेंगे कि उस हल की असली कीमत क्या थी और उसे चुकाया किसने। तो पहला पड़ाव पालमपुर में आपका स्वागत है। आइए जरा गौर से देखें कि आखिर क्या बात इस गांव को इतना आधुनिक और विकसित दिखाती है। सोचिए जरा, एक अच्छे खासे कामयाब गांव में क्या क्या होना चाहिए। पालमपुर में वो सब कुछ है। यहाँ करीब 450 परिवार रहते हैं। गांव पास के कस्बों से अच्छी सड़कों से जुड़ा है। लगभग हर घर में बिजली है, जिससे खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलते हैं। बच्चों के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है, और सेहत के लिए एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी। और इन सब की नींव क्या है? खेती। मतलब कागज पर तो सब कुछ एकदम शानदार है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी आर्थिक चुनौती छिपी हुई है। एक ऐसी समस्या जिससे यहाँ का हर किसान, हर मजदूर जूझ रहा है। और वो समस्या बस इतनी सी है, जमीन। ये स्थिर है, फिक्स्ड है, ये बढ़ती नहीं है। 1960 से लेकर आज तक पालमपुर में खेती लायक जमीन 1 इंच भी नहीं बढ़ी है। जो थी बस वही है। और जानते हैं, यही बात इस समस्या को इतना बड़ा बना देती है। गांव के 75% लोग, मतलब हर 4 में से 3 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जमीन के इसी एक टुकड़े पर निर्भर हैं। उनकी पूरी जिंदगी इसी मिट्टी से बंधी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब जमीन बढ़ नहीं सकती, तो बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए उसी जमीन से ज्यादा पैदावार कैसे की जाए? पालमपुर के किसानों ने इस पहेली को कैसे सुलझाया? तो पालमपुर ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? उन्होंने 2 जबरदस्त तरीके अपनाए और इन तरीकों ने वहां की खेती में सचमुच एक क्रांति ला दी। पहला तरीका था मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। आसान भाषा में कहे तो एक ही खेत से साल में 1 से ज्यादा फसल लेना। पालमपुर में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए किसान साल में 1 नहीं बल्कि 3-3 फसलें उगा लेते थे। बरसात में ज्वार बाजरा, सर्दियों में गेहूं और बीच के समय में आलू। मतलब खेत कभी खाली नहीं रहता था। और फिर आया दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव, जिसे हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। पारंपरिक खेती जहां बैल और गोबर की खाद का इस्तेमाल होता था, उसकी जगह अब ले ली थी आधुनिक खेती ने, और ये अपने साथ एक पूरा का पूरा नया पैकेज लेकर आई। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें एक पैकेज की तरह काम करती हैं। ज्यादा पैदावार देने वाले ये नए HYV बीज, उन्हें पुराने बीजों के मुकाबले कहीं ज्यादा पानी, केमिकल खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। और इस पूरे सिस्टम को तेज चलाने के लिए आ गए ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनें। और इसका नतीजा तो बस चौंकाने वाला था। जहां पारंपरिक बीजों से 1 हेक्टेयर में 1300 किलो गेहूं की पैदावार होती थी, वहीं HYV बीजों से ये बढ़कर सीधा 3200 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। इस जबरदस्त कामयाबी की भी एक छिपी हुई कीमत थी, एक ऐसी कीमत जो हमारा पर्यावरण चुका रहा था। तो यहाँ एक तरफ था वादा कि देश में अनाज का उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ थी इसकी कीमत, यानी पर्यावरण को हुआ भारी नुकसान। यही आधुनिक खेती की सबसे बड़ी दुविधा है। हुआ ये कि केमिकल खादों के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की कुदरती ताकत खत्म होने लगी। ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए जमीन के नीचे से इतना ज्यादा पानी खींचा गया कि वाटर टेबल यानी भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया। और याद रखिए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और जमीन के नीचे का पानी, ये ऐसे संसाधन हैं जिन्हें बनने में सदियां लग जाती हैं, और एक बार ये खत्म हो गए तो इन्हें वापस पाना लगभग नामुमकिन है। इस क्रांति का असर सिर्फ जमीन और पानी पर नहीं बल्कि गांव के लोगों पर भी पड़ा। लेकिन ये असर
सबके लिए एक जैसा नहीं था। चलिए अब इस आर्थिक बदलाव के इंसानी पहलू को समझते हैं। इस असर को समझने के लिए जमीन का बंटवारा देखना बहुत जरूरी है। देखिए, 450 परिवारों में से 1/3 यानी 150 परिवारों के पास तो अपनी जमीन है ही नहीं। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी छोटे खेत हैं और गांव की ज्यादातर जमीन पर सिर्फ 60 बड़े किसान परिवारों का कब्जा है। चलिए इस आंकड़े को एक चेहरे से समझते हैं। मिलिए सविता से। सविता एक छोटी किसान है जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है। अब आधुनिक खेती करने के लिए उसे बीज, खाद, कीटनाशक इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए, जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लेकिन सविता के पास तो पैसे हैं नहीं, इसलिए उसे गांव के एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। और कर्ज की शर्तें बहुत कड़ी हैं। 4 महीने के लिए 24% का ब्याज। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये वादा भी करना पड़ता है कि कटाई के समय वो तेजपाल के खेतों में सिर्फ 100 रुपये रोज पर मजदूरी करेगी। और वहीं दूसरी तरफ हैं तेजपाल जैसे बड़े किसान। उन्हें अपनी ही पिछली फसल से इतनी बचत हो जाती है कि अगली खेती का सारा खर्चा आराम से निकल जाता है। उन्हें सविता की तरह किसी से कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं। और इसी तरह अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब कर्ज के बोझ तले दबता जाता है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, जैसे कि डाला। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए रोज तय की है, लेकिन गांव में काम करने वाले इतने ज्यादा हैं कि डाला जैसे मजदूरों को सिर्फ 160 रुपए में भी काम करने के लिए राजी होना पड़ता है। तो पालमपुर की कहानी से ये तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आधुनिक खेती ने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला। सविता जैसे छोटे किसान कर्ज के जाल में फंस गए। डाला जैसे मजदूरों को कम मजदूरी से गुजारा करना पड़ा, जबकि तेजपाल जैसे बड़े किसानों ने खूब मुनाफा कमाकर अपनी हालत और भी मजबूत कर ली। तो पालमपुर की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये तरक्की की कहानी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर तरक्की की कहानी में कोई न कोई पीछे जरूर छूट जाता है। सवाल ये है कि क्या विकास का कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिसमें कोई भी पीछे न छूटे?